1526 बाबर के द्वारा मुग़ल एम्पायर की स्थापना हुई। मुग़ल एम्पायर की एक तरीके से ऑफिशियली स्टार्टिंग होती है और अकबर से होते हुए शाहजहां और फिर औरंगज़ेब, और जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई तो मुग़ल एम्पायर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका अंत होना लगभग तय हो चुका था। हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि हम बखूबी इस बात को जानने का प्रयास करें कि वो कौन सी शक्तियाँ थीं, वो कौन सी कमजोरियाँ थीं जिन्होंने आपस में मिल करके मुग़ल एम्पायर का सत्यानाश कर दिया, मुग़ल एम्पायर को उसके अंत तक ले गए, है ना। कुछ कमजोरियाँ मुग़ल एम्पायर के खुद की थीं और कुछ बाहरी शक्तियाँ भी थीं। इन दोनों की आपसी साठ गांठ का परिणाम ये हुआ कि मुग़ल एम्पायर सिमट गया और ख़त्म हो गया। खैर, ये वास्तविकता है कि चाहे जीवन हो, चाहे दुनिया हो, चाहे साम्राज्यों की बात हो, चाहे राजाओं और नवाबों की बात हो, अंत सबका निश्चित है और सबको एक न एक दिन अपने उसी गर्त में समा जाना है जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विद मी, है ना। मैं सुपरफिशियल तरीके से पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँ और मैं उस तरीके से पढ़ा भी नहीं सकता कि मैं 2 मिनट में आपको कोई टॉपिक समझा के बोलूँ कि अलविदा अलविदा मित्रों, और खैर ये सब नहीं हो सकता मेरे से, है ना। मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा थोड़े से आराम से, तसल्ली से, शांति से पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि ये वो डेट है जब मुग़ल एम्पायर की नींव रखी गई, मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हुई हिंदुस्तान में, और इसकी शुरुआत बाबर ने की। मैं इसको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक टाइमलाइन याद रहे, क्योंकि इतिहास में चीज़ों को समझने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक है टाइमलाइन यानी डेट्स, और दूसरी है लोकेशन। अगर ये 2 चीज़ें आप लोग भूल जाओगे तो फिर कॉन्सेप्ट समझने में, रियलिटी क्या थी, वास्तविकता क्या थी, उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाओगे, है ना। तो हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर्स। क्या कारण थे, रीजंस क्या थे। सबसे बड़ा जो रीजन था वो था इंटरनल वीकनेस ऑफ द एम्पायर। कोई भी पेड़, कोई भी पौधा अपने आप ऐसे ही नहीं उखड़ जाता। हालांकि उसके उखड़ने के पीछे कोई झंझावात, कोई चक्रवात, कोई आंधी वजह हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी भी उसका साथ तो देती ही है ना, कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हारा समय आ गया। तो मुग़ल एम्पायर को ख़त्म करने में बाहरी शक्तियों का योगदान तो था ही, लेकिन उसकी अपनी भी कमजोरियाँ थीं जिन्होंने इस बात के लिए बाध्य कर दिया मुग़ल एम्पायर को कि जाओ, अब आपका वक्त हो गया, अब हिंदुस्तान को दूसरी बाहरी शक्तियों के नियंत्रण में आने दो, है ना। तो कौन सी कमजोरियाँ थी मुग़ल एम्पायर की, हम उनकी बात करेंगे। बेसिक तो आप जानते ही होंगे कि 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हुई, है ना, मैं आपको लिख देता हूँ। 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उस समय मुग़ल एम्पायर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ से उसकी त्रासद अंत होना लगभग तय हो चुका था, है ना। क्योंकि ये भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि औरंगज़ेब की जो दक्कन के अभियान थे, डेक्कन, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फिजूल खर्ची वाले साबित हुए प्रशासन के लिए, साम्राज्य के लिए। और एक तरीके से जो राजसी खजाना था, जो रॉयल ट्रेजर था मुग़ल एम्पायर का, वो दक्कन के अभियानों में आपके औरंगज़ेब के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिजूल खर्ची में खर्च कर दिए गए, है ना। देखिए, जब भी प्रशासन को चलाने की बात आती है तो पैसा सर्वोपरि माना जाता है ना। और चाणक्य नीति में कहा भी गया है कि राजा की सेना से बड़ा होता है राजा का धन। तो अगर किसी राजा के पास धन ही नहीं है तो कैसे ये संभव होगा कि उस साम्राज्य को मजबूती के साथ चलाया जा सके, है ना। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि अकबर
जब राजगद्दी पर बैठा तो अकबर ने एक सिस्टम बनाया था मनसबदारों का, है ना। और मनसबदारी सिस्टम के तहत क्या था कि जो भी नोबल्स थे, जो भी मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी में जो भी ऑफिशियल लेवल पर लोग थे, उनको जात और सवार रैंक दी जाती थी और उसके बदले में उनको कैश में भी पेमेंट मिलता था और उनके पास जो उनको लैंड दी जाती थी, है ना, उससे जो उनको रेवेन्यू आता था तो उन्हें वो भी प्राप्त होता था। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हुई उस समय तक आते आते मनसबदारों की संख्या थाउजेंड्स में हो चुकी थी, है ना। और अब संख्या तो मनसबदारों की हजारों में हो चुकी थी, लेकिन उनको रेवेन्यू कहाँ से मिलता, क्योंकि उनके पास जो ज़मीन थी जहाँ से वो रेवेन्यू प्राप्त कर सकते थे वो एक तो बहुत कम थी और दूसरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत कम। यानी कि आप ये मान के चलो कि लगभग 4,000-6,000 मनसबदारों में से 441 के आसपास मनसबदार ऐसे थे जिनके पास क्यूमुलेटिवली 61% रेवेन्यू आता था, है ना। तो मनसबदारों की ऐसी स्थिति थी कि किसी मनसबदार के पास तो बहुत कम पैसा आ रहा है और किसी के पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक जेलसी की भावना पैदा हुई आपस में, और एक ही प्रशासन के अलग अलग ऑफिसर्स के बीच में जब जेलसी की भावना पैदा होगी तो साम्राज्य का ढहना तो तय है। तो एक ये भी कारण था, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, जेलसी, ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव। एक इम्पोर्टेंट चीज़ में ये भी है कि आपको पता होगा कि जो भी यूरोपियन लोग थे, चाहे वो पुर्तगीज़ हों, चाहे ब्रिटिशर्स रहे हों, चाहे फ्रेंच हों, जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, उस समय तक भारत में ये लोग आ चुके थे और भारत का जो भी लग्जरी सामान था, बेशकीमती जो भी सामान थे भारत के, वो यूरोपियन मार्केट्स में जाने लगे थे। तो भारतीय राजाओं के लिए, नवाबों के लिए, मनसबदारों के लिए जो लग्जरी आइटम्स थी उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब कम सामान के लिए खरीदार बहुत थे तो कीमतें आसमान छूने लगी। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हुई और ये भी एक कारण बना। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बात को आप याद रख सकते हैं कि कीमतें उस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जो मुग़ल एम्पायर था और उसकी जो मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी थी, है ना, तो उसमें अलग अलग समाज से अलग अलग वर्ग के लोग शामिल थे। ऐसा नहीं था कि उसमें सभी मुस्लिम ही थे या मुस्लिम थे तो एक ही सुन्नी मुस्लिम हो या शिया मुस्लिम हो, ऐसा नहीं था, है ना। उसमें तुरानी थे, है ना, जो कि सुन्नी थे। उसमें ईरानी थे जो कि शिया थे। अब आपको पता होगा कि मुस्लिमों में सुन्नी और शिया की जो राइवलरी है वो बहुत खतरनाक है। तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी थी, जो भी नोबल्स थे, तो उसमें अलग अलग समाज के लोग थे। तुरानीज थे, सेंट्रल एशिया का वो हिस्सा जहाँ पर टर्किश लैंग्वेज बोली जाती थी, तो वहाँ से आने वाले लोग तुरानी थे, है ना। आज का अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक, जहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी, वहाँ के जो लोग थे उन्हें हम ईरानी लोग बोलते थे। तो जो कि शुद्ध शिया थे, तो सुन्नी भी थे और शिया भी थे नोबल्स में। अब आती है भारतीय मुसलमान, वो भी थे, है ना। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होगी कि बीजापुर और गोलकोंडा 1685 और 1689, औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधिग्रहण में ले लिया था 1685 और 1689 में, औरंगजेब ने अपने मरने से पहले। तो बीजापुर गोलकोंडा तो खत्म हो गई, लेकिन बीजापुर गोलकोंडा की जो ऑफिसर्स थे, जो एरिस्टोक्रेट थे, उनका क्या हुआ? तो वो भी मुग़ल एरिस्टोक्रेसी में शामिल हो गए। ठीक है, उसी तरीके से मराठास में भी कुछ लोग शामिल हो गए मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में, और राजपूत तो थे ही अकबर के समय से।
है ना। हिंदुओं की अगर बात करें तो राजपूत तो थे ही। तो एक मिला जुला ढांचा था प्रशासन का, और मिले जुले ढांचे का परिणाम ये हुआ कि जब साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, है ना, वो जमीन जो मनसबदारों के बीच में बटी हुई थी, जहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिलता था, और उस रेवेन्यू का, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपना खर्च चलाते थे, है ना, अपना सारा जो भी काम धंधा है, जो भी गुजारा है, जो भी उन्हें फौज रखनी है ना, उनको पैसे देने हैं, वो सारा काम देखते थे। अब चूंकि ज़मीन उनके पास बची नहीं, और बची भी तो इतनी थी नहीं कि उससे पर्याप्त गुजारा हो सके, कीमतें आसमान छू रही थी। तो ऐसी स्थिति में उस ढांचे का चरमराना और मुगल एम्पायर को तोड़ के रख देना स्वाभाविक था, लाजमी था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मराठा एम्पायर, सॉरी मैं मुगल एम्पायर की बात करता हूँ और मराठा शब्द निकल जाता है बार बार मुँह से, है ना। अच्छा, एक बात इसमें और आपको याद रखनी चाहिए कि 1738-39 के आसपास, 1738-39 में नादिर शाह आया था दिल्ली में, और उसने बहुत भयंकर तरीके से लूटपाट मचाई। दिल्ली का जो शासक था उसको पकड़ के ले गया, है ना, बंदी बना के ले गया, और दिल्ली वासियों को इतना प्रताड़ित किया, इतना मारा काटा उसने, कि उसकी कहानी तो मतलब बर्बरता की चरम सीमा कह लो, जो भी कह लो। तो मुगल एम्पायर को एक बहुत बहुत बड़ा धक्का दिया उसने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अहमद शाह अब्दाली की, है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई तो अहमद शाह अब्दाली ने ही लड़ी थी, मराठों को ख़त्म किया। हालांकि अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं भी हुआ होता कि नादिर शाह ना आया होता या अहमद शाह अब्दाली बाद में ना आया होता, तो क्या मुग़ल साम्राज्य बचा रह गया होता? शायद नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आंधी भी आपको तभी उखाड़ पाती है जब आप अंदर से कमज़ोर हैं, है ना। कई पेड़ होते हैं जो तमाम आंधियाँ झंझावात झेल जाते हैं, नहीं उखड़ते। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी मुग़ल सल्तनत की, वो तो अंदर से बहुत कमज़ोर थी। और जब औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में, 1707 में, तो उसके बाद जो भी राजशाही करने के लिए गद्दी पर बैठा, वो सभी मतलब किसी योग्य थे ही नहीं। मतलब कोई 1 साल के लिए बैठा, कोई 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि एक तो उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, सब गद्दी चाह रहे थे। गद्दी क्यों चाह रहे थे? ऐशो आराम के लिए, काम किसी को करना नहीं था, जानते कुछ थे नहीं। कोई बीच में एक आध कोई अच्छा आ गया, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, उसको टिकने नहीं दिया, है ना। वो कहानी आगे की है ना, कि सैयद ब्रदर्स का कैसे बोलबाला रहा पूरे मुग़ल, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में, राजाओं को चुनने से लेकर के हटाने तक, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हैदराबाद जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, सॉरी पहले था, उसकी स्थापना जो की थी वो भी मुग़ल सल्तनत का एक नोबल ही था, है ना। और उसी तरीके से अवध अवध जो साम्राज्य था, अवध सल्तनत जो थी, उसकी इंडिपेंडेंट अवध स्टेट की स्थापना, है ना। तो इस तरीके से मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में से इंडिपेंडेंटली लोग बाहर निकलते चले गए और अलग जा कर के अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया। तो ये सब चीज़ें प्रशासन को, मुग़ल सल्तनत को कमज़ोर ही तो कर रही थी, और अंत में फिर ब्रिटिशर्स के हाथों पूरे तरीके से दमन तो हो ही जाता है उसका। तो मैंने कितनी अब बातें आपको बताई। हाँ, साम्राज्य की अंदरूनी कमजोरियाँ, इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द एम्पायर।